हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल AKST नोट में। आप सभी दोस्तों का मैं भी शुक्ला बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करें दोस्तों BA सेकेंड सेमेस्टर के सभी छात्र छात्राओं के लिए जिनका इंग्लिश यानी अंग्रेजी सब्जेक्ट है पोएट्री, उनके लिए बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट होगा। और आज के इस मॉडल पेपर में हम आपको कुछ नए प्रश्नों के साथ सॉल्व कराएंगे जो कि आपके लिए बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा। जैसे कि यहाँ पे हर बार मैं आपको नए नए प्रश्नों के साथ उपस्थित हुआ करता था, और आज मैं आपके लिए बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट मॉडल पेपर आपके बीच में आए हुए हैं। तो दोस्तों, अगर चैनल में आप लोग नए हैं ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, प्लस में बेल आइकन दबा दीजिए क्योंकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक बिल्कुल मिलता रहे। जी हाँ दोस्तों, अगर चैनल में नए हैं ज़रूर चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात ये है दोस्तों कि सबसे मोस्ट हमें जानना होगा कि हमारा मॉडल पेपर क्या है, मॉडल पेपर में जो प्रश्न आते हैं उसको सॉल्व कैसे करेंगे और किस तरीके से हम कॉपी को लिखेंगे। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे हम आपके जो ज़रूरतें हैं वो पूरा करने के लिए हमेशा आपके बीच तत्पर रहते हैं। अब आपका आता है, जैसे यहाँ पे दिया गया है मॉडल पेपर कुछ इस तरीके से आपका मॉडल पेपर होगा। और मॉडल पेपर में आपको नए नए प्रश्नों को जानने का मौका भी मिलता है। तो BA सेकेंड सेमेस्टर इंग्लिश का सब्जेक्ट है आपका, पेपर आपका इंग्लिश पोएट्री है और हाल ही में पेपर हो रहे हैं सभी लोगों का, तो सभी के लिए ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे दिया गया अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन एंड एज द इंस्ट्रक्शन होता है। सेक्शन A 50 वर्ड्स। फर्स्ट प्रश्न यह है कि व्हाट इज़ द थीम ऑफ द सोनेट, यानी कि सोनेट का जो थीम दिया गया है वो क्या है, तो उसके बारे में यहाँ पे आपको लिखना होगा सोनेट की थीम के बारे में। तो यहाँ पे दिया गया है, लिखेंगे आप लोग कि द सोनेट हैज़ बीन यूज्ड फॉर डिफरेंट पर्पस। इन द बिगनिंग इट वाज यूज्ड टू डिस्क्राइब द ब्यूटी ऑफ द बिलव्ड एंड टू एनालिसिस द नेचर ऑफ द पोएट्स लव। Then it was used to express deep personal emotions and to analyze personal feeling of love. Thereafter, it was used to religious, patriotic, political, satirical, and didactic purpose. It forms a récit and one compact idea can be represented as a whole. Today it seems to be out of fashion, but it has a great survival power, so it may be revived any day. तो ये था फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ सोनेट की थीम के बारे में, यानी सोनेट की थीम जो सोनेट चैप्टर था सोनेट के बारे में जो पढ़ाया गया था, तो सोनेट की जो थीम बताई गई थी उसका थीम क्या था, थीम के बारे में आप पढ़ेंगे। अब आपका आता है व्हाट इज़ सेकंड क्वेश्चन है डिफाइन लिरिक। लिरिक यानी कि डिफाइन लिरिक के बारे में, लिरिक का मतलब आप जानते ही हैं। अब लिरिक में आप लोग को ये सब जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें लिखेंगे द कॉन्शियस ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी राइट्स लिरिक इज़ ए पोएम एक्सप्रेसिंग राइटर्स own thoughts and sentiment briefly in stanzas or strophes. According to James Reeves, it is the short poem in no fixed form, expressing a single thought or emotion. ब्रेंटियर राइट्स, ब्रेंटियर महोदय जी ने लिखा है कि इन द लास्ट रिजल्ट टू दिस conformity of the movement with the emotion in a poem is all that needed to constitute it a true lyric. It has been defined as the quintessence of momentary mood generated into word. तो ये था लिरिक के बारे में, यानी कि आत्मकथा जिसे बोलते हैं हम, तो ये लिरिक के बारे में है। उसका फिर आपका आता है नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड नंबर कि हु फर्स्ट इंट्रोड्यूस द ब्लैंक वर्स इन इंग्लिश। अब इसमें लिखेंगे ब्लैंक वर्स जो दिया गया है इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा इसमें, इन्हें कि ब्लैंक वर्स के इंट्रोड्यूस के बारे में नहीं, जो फर्स्ट इंट्रोड्यूस हुआ था उसके बारे में। इसमें लिखेंगे कि ब्लैंक वर्स वाज इंट्रोड्यूस्ड इनटू इंग्लैंड बाय द अर्ल ऑफ सरी in about 1540. It is the principal meter of Shakespeare's play and the meter of Milton's epic poem. एपिक का मतलब होता है महाकाव्य,
as well as many other major works of poetry. Blank verse is a literary term that refers to poetry written in unrhymed but metered lines, almost always iambic पेंटामीटर। पेंटामीटर में ये बताया गया था कि हुड इज इंट्रोड्यूस कराया गया है किसके बारे में, द ब्लैंक वर्स इन इंग्लिश में। अब आता है फोर्थ नंबर, एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ राइम। इसमें लिखेंगे कि राइम इन राइटिंग एक्ट्स एज बीट डज इन म्यूजिक, द यूज ऑफ राइम इन पोएट्री अराइज फ्रॉम द नीड टू एक्सप्रेस some words more strongly than others. They might stressed for a longer period of time. Hence, the repeated use of rhymical patterns of such accent produce rhymical effect which sound pleasant to the mind as well as to the soul. In speech, rhyme to used unconsciously to create as to the soul. Rhyme to use unconsciously to create identifiable patterns. Moreover, rhyme capabilities to audience and readers alike by giving musical effect to a speech or a literary pieces. तो ये था राइम के बारे में। यहाँ पे बताया कि फंक्शन ऑफ राइम, फंक्शन देखिए राइम की जो है राइम फंक्शन के राइम के बारे में यहाँ पे आपको लिखना है, इसको एक्सप्लेन करना था। फिर 5 नंबर क्वेश्चन था कि व्हाट इज मीटर इन पोएट्री, यानी कि कवि में पोएट्री। अब इसमें लिखेंगे आप लोग, यानी कि मीटर में पोएट्री में इसमें लिखेंगे कि मीटर इज़ द बेसिक राइमिंग, मीटर इज़ द बेसिक rhymic structure of a line within a work of poetry. Meter consists of two components. First component is the number of syllables. Second है a pattern of emphasis on those syllables, यानी कि syllables। syllables हो गया। उस टाइम फिर आता है a line of poetry can be broken into feet which are individual unit within a line of poetry. A foot of poetry has a specific number of syllables and a specific pattern of emphasis. तो ये था आपका नेक्स्ट क्वेश्चन था दोस्तों इसमें आपका मीटर ऑफ पोएट्री के बारे में। अब आता है 6 नंबर क्वेश्चन कि शेक्सपियर सोनेट्स एट ग्रेट पीसेस ऑफ आर्ट, यानी कि जो शेक्सपियर जी की सोनेट की रचना बताई गई, तो इसका जो मोस्ट महान पीस यानी कि शांति के बारे में बताया गया आर्ट का, वो यहाँ पे आपको लिखना है। तो यहाँ पे लिखेंगे आप लोग कि शेक्सपियर सोनेट्स एज मेंशंस बाय बेंसन आर सीरेन जी के बारे की क्लियर एंड इलेजेंटली प्लेन, नो इंट्रिकेट ऑफ क्लाउड स्ट्रब टू पजल intellect. No doubt they are fun for far-fetched concepts. Quibbles of are puns obscure, yet they are pieces of great art. They were written when many forms of poetry were not fully developed in English language. The 18th century was an age of prose and reason. It could not appreciate good poetry. That is why Shakespeare's connects were not liked much by a readers. But other centuries, the praise of Shakespeare's sonnets has been unlimited. उसका फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 7 नंबर आपका कि डिस्क्राइब पोप एज ए सैटिरिस्ट। इसमें लिखेंगे आप लोग कि सैटायर पैराडोमिनेट, इसमें लिखेंगे प्रीडोमिनेट इन द वर्क्स ऑफ पोप एज ए सैटिरिस्ट ही एक्सेल ऑल अदर
English poets. None could excel him in vivid portraits of a people he detested. The Rape of the Lock, the Dunciad moral is satires and epistle of Horace imitated are the best of his satires. His careful workmanship often makes his satirical touches more effective than Dryden जी का के अनुसार बताया गया है जॉन डेनिस के द्वारा कि हिज केयरफुल वर्कशिपमैन often makes his satirical touches more attractive than Dryden's। तो ये हो गया कि पोप के बारे में, कि पोप का जो सैटिस्ट है उसके बारे में था। अब पोप सैटिस्ट में आपको ये चीज़ें लिखनी होती थी। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसमें लिखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 8th नंबर कि डिस्क्राइब सम क्वालिटीज़ ऑफ पोप एज ए पोएट। इसमें लिखेंगे कि पोप इज़ ए ग्रेट क्राफ्ट्समैन ऑफ वर्स। ही इज़ कंसिडर्ड द मोस्ट अनरिंग molder of phrase. He is perfect master of the writing of clear, precise and polished poetry. His poetry exhibits reason, restraint, extensions and brilliance। तो ये था नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट आता है 9th नंबर कि राइट अबाउट द इनकी पर्सनालिटी ऑफ परपॉक। अब आंसर लिखेंगे इसमें आप लोग, इसमें लिखेंगे आंसर कि अल्फ्रेड परफ्रॉक इज़ इम्प्रेसिव क्रिएशन ऑफ टी.एस. एलियट। परफ्रॉक इज़ probably staying in a hotel. He thinks of his love, his weakness. He also thinks how the should purpose to a lady. When he is lost in these thoughts, he is brought out of the theme by voices of the women in the adjoining room. Having come out of his thought, he makes a comment upon external world। तो राइट अबाउट द पर्सनालिटी ऑफ प्रोफॉक के बारे में था ये कि इनकी पर्सनालिटी ऑफ प्रोफॉक में किस तरीके से इन्होंने अपना जो पॉइंट्स निभाए उसके बारे में था। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन 10th नंबर की व्हाट इज़ द इलियट ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव्स। अब इसमें लिखेंगे आप लोग दोस्तों कि इलियट एक्सप्लेन्स हाउ मोशन इज एक्सप्रेस्ड इन पोएट्री। इट कैन नॉट बी सिंपली ट्रांसमिटेड फ्रॉम द माइंड ऑफ द पोएट टू द माइंड ऑफ द रीडर्स। इट हैज़ टू टर्न itself into something concentrated, a picture of person, place or things suggestive of it to evoke the same emotion in reader. The objective in which emotion is thus embodied, fourth it is the objective correlative। तो ये हो गया आपका व्हाट इज इलियट ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव करेंगे कि जो इलियट की ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव थे उनके बारे में था। तो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट था दोस्तों ये सारे प्रश्न। सेक्शन ए के सारे प्रश्न हमने आपको एक एक करके बता दिया। अब आता है सेक्शन बी। सेक्शन बी में बहुत ही आपका ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा। सेक्शन बी में आपको केवल 4 प्रश्न करने हैं और प्रत्येक प्रश्न का आंसर आपको 150 शब्दों में देना है। सेकंड क्वेश्चन दिया गया है कि लेट मी नॉट डू टू रिमूव्ड ए रिमूवर, एक्सप्लेन। इसको एक्सप्लेनेशन लिखना है और सिंपल सिंटैक्स और कॉन्टेक्स्ट और रेफरेंस लिखना है। अब इसमें लिखेंगे आप लोग रेफरेंस में लिखेंगे, रेफरेंस डालेंगे, इसमें लिखेंगे कि दियर आर द ओपनिंग लाइन ऑफ द सोनेट ट्रू लव रिटन बाई W. शेक्सपियर कि विलियम शेक्सपियर। कॉन्टेक्स्ट है कि इन दिस लाइन शेक्सपियर एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ट्रू लव, यानी कि ट्रू लव में आपको इसमें लिखना है कि एक्सप्लेनेशन डालेंगे। एक्सप्लेनेशन में कि लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स एडमिट इम्पेडिमेंट्स। इसमें कि शेक्सपियर सेज दैट वन शुड नॉट ट्राई पुट ऑब्स्टेकल्स इन द स्मूथ कोर्स ऑफ ट्रू लव बिटवीन टू पर्सन एंड द सिंपल रीजन दैट ट्रू लव यील्ड्स टू no difficulties of reverse. Love is not love
which alternate when it afternoon finds। कहा गया इसमें कि ट्रू लव इज नॉट द ऑर्डिनरी काइंड्स ऑफ फॉल्स फिजिकल लव दैट कैन चेंज इटसेल्फ ऑन एनी ट्रेबल प्रिटेक्स्ट आर। कहा गया इसमें फिर आगे कि आर बैंड्स which remover टू ए रिमूव। कहा गया इसमें कि फॉल्स लवली इजली फील्स टू द hindrance cast in it was by the adversary, it is the either sincere nor lasting। False love is a physical phenomenon which by its very nature is transactional and temporary। ये था आपका फर्स्ट का एक्सप्लेनेशन और रेफरेंस। उसका हमें सेकंड नंबर में आता है। अब आपका आता है सेकंड नंबर में। सेकंड नंबर में लिखेंगे दोस्तों थर्ड नंबर क्वेश्चन कि टू सर्व देयर डॉट डॉट डिनाइड आई फाउंडली आस्क। इसका भी आपको रेफरेंस एक्सप्लेनेशन और उसका फिर कॉन्टेक्स्ट लिखना पड़ेगा। कॉन्टेक्स्ट में इसमें लिखेंगे रेफरेंस डालेंगे कि दिस स्टैंजा टेकन फ्रॉम द पोएम ऑन हिज ब्लाइंडेड कंपोज्ड बाई मिल्टन, जॉन मिल्टन। कॉन्टेक्स्ट लिखेंगे कि द पोएट्स deplores that he fears of regrets। इसमें लिखेंगे कि द पोएट deplores that he is rendered incapacitated to write anything due to his sudden blindness। He fears to regrets that a poetic talent given to him by God would remain unutilized and futile up to the last days of his breath। एक्सप्लेनेशन में लिखेंगे आप लोग कि although his soul is very much eager and inclined to serve his God by composing poems in his praise and describing his great qualities and mercy, and that he sincerely craves and aspires to present the vivid and graphic description of his work, achievement and accomplishment, last God should rebuke him for not utilizing his given poetic talent to him। But immediately he puts a question to his soul it when he rendered incapacitated to write anything due to his blindness, he thinks it is his foolish question or useless doubt। तो ये था थर्ड नंबर का, यानी कि द सर्व टीयर विथ बाई मार्कर एंड प्रेजेंट माई ट्रो अकाउंट लेस्ट ही रिटर्निंग चाइब डॉथ गॉड एग्जैक्ट डे लेबर लाइट डेनाइड आई फाउंडली आस्क। तो ये था थर्ड नंबर क्वेश्चन। फोर्थ नंबर है कि दिस सी दैट अब इसमें लिखेंगे दिस सी दैट बिल दिस सी दैट बेयर्स आउट ऑफ द टून आउट ऑफ द आर नॉट आउट ऑफ द टून। इसमें लिखेंगे रेफरेंस में लिखेंगे कि दिस लाइन हैव बीन टेकन फ्रॉम वर्ड्सवर्थ फेमस सोनेट द वर्ड्स इज टू मच विद अस। कॉन्टेक्स्ट में लिखेंगे कि इन दिस लाइन द पोएट्स कंडम्स द ग्रोइंग materialistic tendencies of his age। The man of the 19th century was so much occupied with the transaction of money, getting and spending, that he had no time to stand and stare at the beauties of nature। He became absolutely heartless and insensitive to the masses of nature। एक्सप्लेनेशन में लिखेंगे आप लोग कि द वॉइस ऑफ ब्यूटीफुल सी विच वॉज इम्पेटेंस टू embrace the moon with the wide open breast had no attraction for him। The wind which blew noisily for the whole day and retired into privacy by the evening like
flower fell to the move. Their stony hut the were completely cut off from nature and unfit for everything that was noble, beautiful, and wholesome in life. He worshipped gold. He was lost in worldliness. He loved only those things which brought money. He had no idea of true joy which the human soul attains in natural beauty. यहाँ पे फिर लिखा है एन बी दिस सी यानी सी मतलब होता है समुद्र, तो सी के बारे में बताया कि दिस सी हैज़ बीन ट्रीटेड एज ए लिविंग बींग, हैंस पर्सोनिफिकेशन। सेकेंड नंबर था लाइक स्लीपिंग फ्लावर में स्माइल जो कमेंट्स में लिखना है। फिर थर्ड नंबर की कंपेयर दिस लाइन विथ दोज फ्रॉम डेविड डिसेज, व्हाट इज़ द लाइफ इट फुल ऑफ केयर, वी हैव नो टाइम टू स्टैंड एंड स्टेयर। तो ये इनकी दो लाइनें थी कि व्हाट इज़ द लाइफ ऑफ फुल ए केयर, व्हाट इज़ द लाइफ इफ़ फुल ऑफ केयर, वी हैव नो टाइम टू स्टैंड एंड स्टेयर। तो ये हो गया इनके द्वारा स्माइलिंग यानी कि कंपेयर जो किया है डेविड डाइचेस द्वारा। तो ये इसका इनका दो लाइनें थे, वो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट थी। किसके बारे में? द सी द ब्लड रेस के बारे में। उसका फिर आपका आता है नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर है कि राइट ए नोट ऑन द टेरजा रीमा के बारे में, इनके बारे में एक नोट लिखना है। अब इसमें लिखा है कि द टेरजा रीमा, हेडिंग डालेंगे द टेरजा रीमा। इसमें लिखेंगे आप लोग ए स्टैंजा ऑफ द 3 लाइन्स। इसमें 3 लाइन्स जो है कि इन हिज वर्स ऑफ 3 लाइन्स, इट इज़ इन फैक्ट एन इंडियन वर्स फ्रॉम द ट्रैक्ट्स, इट इज़ ए ग्रुप ऑफ 3 लाइन्स लाइक ए ट्रिपलेट, इट इज़ द वर्स अरेंजमेंट इन which of the first and third line rhyme together, the middle line is left to rhyme with the first and third line of the next page. It forms a unit, a running series of tracks. Each track sets the rhyme of the next. फिर आता है इट्स हिस्ट्री, यानी कि इनकी हिस्ट्री क्या है कि दिस अरेंजमेंट इज़ इफेक्टिवली यूज्ड इन डांस डिवाइन कॉमेडी, इट हैज़ नेवर बीन successful in English. Shelley often tried it but failed. Keats used this verse in Lamia. Byron employed it in Prophecy of Dante, and Browning in The Statue and the Bust. We can see use of this verse in Ode to the West Wind, a well-known poem of Shelley. तो ये था इनके बारे में, रीमा के बारे में, टेरजा रीमा के बारे में एक छोटा सा नोट लिखना था। फिर आता है 6 नंबर क्वेश्चन, राइट ए नोट ऑन द थीम ऑफ डावर विच की आपको थीम लिखना। अब इसमें लिखेंगे कि द पोएम वाज पब्लिश्ड इन द ईयर 1867. It is one of earliest and the most perfect poems of Matthew Arnold. The poet was a prey to the Victorian unrest to Victorian melancholy. In this poem of refers to the loss of faith from this contemporary world and the vigorous hold of doubt on human faith. The poet complains the sea of faith was once to at the full and round earth's shore, like the folds of a grindle fjord. I know I only hear its long melancholy withdrawing roar. इसमें लिखा है कि the poets of the staying at a window in a hotel by the sea shore. He saw the sea, it is beautiful, heard the sound of the waves in which he found of internal notes of sadness. The same note was heard in the past by the tragic poet symphosical as the poet puts it. इसमें लिखेंगे आप लोग कि sophical long ago heard it the
again and it brought into his mind turbid ebb and flow of human misery। इसमें लिखेंगे कि Enrolled is worried at the loss of faith and predominance of doubt in the human life। He calls his beloved and explains to her about the nature of the present world। He want her special and the ladies in general to be loyal to the her lover। ओह, इसमें लिखेंगे आह, लव लेट्स बी ट्रू टू वन अनदर। आफ्टर दिस पेरेंट्स ए क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ द फॉलोइंग वर्ड्स। कुछ वर्ड फॉलो करने हैं, इसमें आपको बताया गया है कि फॉर द वर्ड व्हिच सीम्स सो वेरियस सो वेव्ड सो ब्यूटीफुल सो न्यू hath reality neither joy nor love nor light nor certitude nor pieces nor help for pain, and we are here on a darkening plain swept with confused alarm of struggle and flight, where ignorant armies clash by night। The poem is one grandest lyric of Matthew Enrolled। It present the criticism of life। तो ये था आपका यानी कि डॉबर बीच के बारे में, जो डॉबर बीच की थीम थी उसके बारे में। तो हमें आता है सेक्शन सी में आपका आता है। सेक्शन सी में एनी टाइम्स क्वेश्चन ओनली 2 क्वेश्चन एंड राइट 450 वर्ड्स। 7 नंबर क्वेश्चन दिया गया कि राइट ए नोट ऑन द ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट इन द सोनेट ऑफ यानी कि शेक्सपियर। 8th नंबर है कि राइट ए नोट ऑन मिल्टन एज ए पोएट। डिस्कस वर्ड्सवर्थ एज द हाई प्रीस्ट ऑफ नेचर। 10th नंबर डिस्कस टी.एस. एलियट एज द पोएट। तो ये दो दो क्वेश्चन आपको मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, जिससे कि आपको पढ़ने में और लिखने में आसानी हो जाएगी। और अलग से मैं वीडियो भी कुछ क्वेश्चनों का अपडेट करा दिया है, जैसे टी.एस. एलियट का अपडेट करा दिया है और उसका मैं कि राइट नोट ऑफ द मिल्टन एज ए पोएट। इसके ये दोनों क्वेश्चन मैंने आपको अपडेट करा ही दिया। 2 क्वेश्चन मैं आपको जल्दी ही अपडेट करा दूंगा, जिससे कि आपको पढ़ने में और लिखने में आसानी हो जाएगी। दोस्तों अगली वीडियो में आपके साथ फिर से उपस्थित होंगे। इसी के साथ अगली वीडियो तक आप लोग वीडियो का इंतज़ार करिए, और जो भी आप लोग को दिक्कत आ रही है ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। मैं जो भी हो सकता है मैं आप लोग को ज़रूर कुछ ना कुछ आपका जो भी कमेंट होगा मैं आपको अमल करूंगा, और हो सकेगा तो मैं आपका ज़रूरतें पूरी भी करूंगा। तो इसी के साथ अगली वीडियो में आपके साथ उपस्थित होंगे, और धन्यवाद दोस्तों।